वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास में हम इसी के आगे के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विचेस विथ इंटरमीडिएट स्विच आर यूज्ड टू कंट्रोल वन लैंप फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में इसके पहले ही पूछा गया है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस टाइप से आया हुआ था चलिए देखेंगे हम, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन कौन कौन से क्या क्या आए हुए हैं यहाँ पर देखेंगे आप। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2, और थर्ड में जो ऑप्शन दिया हुआ है देखेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको थर्ड ऑप्शन दिया है 3 और 4 दिया है ऑप्शन डी में। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट स्विच की बात की जाती है। इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट स्विच क्या है, 1 वे स्विच क्या है, 2 वे स्विच क्या है। चलिए सबसे पहले तो देखेंगे 1 वे स्विच क्या है। 1 वे स्विच में आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट मिलेंगे इसमें। अब मुझे ये बताइए 1 वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं तो 2 वे स्विच में कितने पॉइंट होंगे? 3 पॉइंट होंगे। जब 2 वे स्विच में 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो 2 वे स्विच का उपयोग कहाँ करेंगे हम? 2 वे स्विच का उपयोग ऐसी जगह करेंगे जहां से आपको किसी एक लैंप को 2 स्विच से कंट्रोल करना हो। तो आपको यहीं से फेस तार सीधे पैरेलल चलाना पड़ेगा, जैसे आप कहते हैं इसे स्टेयर केस वायरिंग, स्टेयर केस वायरिंग अर्थात जिसे कहते हैं आप सीढ़ी वायरिंग। तो सीढ़ी वायरिंग में आप किसका यूज करते हैं? 2 वे स्विच का। अब यहाँ पर 1 वे स्विच का जो यूज किया जाता है वो किसी एक लैंप को सिर्फ एक ही स्विच से ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो स्विच है, ये स्विच में आप देखेंगे तो स्विच की खासियत ये होती है कि ये हमेशा फेस के सीरीज में लगा होता है, अर्थात कि आप किसी भी फेस को ही यहाँ से कट ऑफ करेंगे, कट ऑफ, ठीक है। मतलब फेस को आप ऑफ करेंगे तो आपका लैंप बंद हो जाएगा। कैसे? कनेक्शन किस टाइप से किया जाएगा? ये आपका फेस का तार हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका न्यूट्रल का तार। यहाँ पर आपने एक लैंप को लगा दिया, ये आपका लैंप लगा हुआ है। क्लियर है? ये जो स्विच है ये 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच। 1 वे स्विच की खासियत ये होती है कि यदि ये पीतल की कैप का बना हुआ है तो अच्छी क्वालिटी का होता है। पीतल की कैप का बना हुआ है तो अच्छी क्वालिटी का होता है। मतलब इसके अंदर का जो स्प्रिंग आपको मिलेगा, इसके जो कांटेक्ट पॉइंट मिलेंगे वो किसके बने हुए हैं? वो पीतल के बने हुए हैं। यदि ये पीतल के बने हुए हैं तो इसमें जो फ्लशिंग पॉइंट होता है, अर्थात कि स्पार्क होता है इन दोनों के बीच में, तो ये स्पार्क जो है ये कम मिलेगा आपको। यदि इसी की जगह कोई दूसरे आप धातु का बनाते हैं तो इसमें स्पार्क ज़्यादा मिलेगा। अक्सर क्या होता है, जब आप किसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से जब फेस आप ऑन करते हैं फेस को, तो यहाँ पर हल्की आपको स्पार्क मिलेगा, हल्का स्पार्क मिलेगा। वो किसके कारण होता है? ये होता है इंडक्शन के कारण। किसके कारण? इंडक्शन के कारण। ये भी आपको याद रखिएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे, और क्वेश्चन 4 ऑप्शन में यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करना है, तो 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करना है आपको लैंप को। अब लैंप कितने हैं मध्यवर्ती स्विच के साथ? तो यहाँ पर 3 स्विच होंगे ऐसे, ठीक है, 3 स्विच 1, 2 और 3। अब ये जो मध्यवर्ती स्विच है, मतलब कि बीच वाला जो स्विच है, इसी स्विच से क्या करना है के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करेंगे। तो लैंप यहाँ पर आपका एक दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ से भी कंट्रोल करना है, यहाँ से भी कंट्रोल करना है, यहाँ से भी कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कितने उपयोग किए जाएंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया है।
क्लियर है? तो क्वेश्चन जो है ये किस टाइप से पूछा गया है इसे आप देखेंगे तो ये इसमें आपको इसका सही आंसर क्या मिलेगा, क्या कंट्रोल करने के लिए एक स्विच, दो स्विच या तीन स्विच या चार स्विच। तो आपको यहीं पर पूछा गया है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो जब आपने देखा होगा एक और इसका सर्किट डायग्राम देखा होगा, एक लैंप को तीन स्थानों से कंट्रोल करना, तीन स्थानों से कंट्रोल करना। क्लियर है? ये सर्किट डायग्राम भी आपने बनाए होंगे। अब यहाँ पर तीन प्रकार के स्विच हैं। यदि एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करना है तो क्या आप वन वे स्विच लगा सकते हैं? इसमें वन वे स्विच काम करेगा क्या? नहीं करेगा। आपको कौन सा स्विच लगाना पड़ेगा? टू वे स्विच लगाना पड़ेगा। और ये दो टू वे स्विच को आप यदि मिलाते हैं तो इंटरमीडिएट स्विच बन जाता है। तो दो टू वे स्विच में कितने पॉइंट हो जाएंगे? 6 पॉइंट हो जाएंगे। यदि जुगाड़ से बनाते हैं तब दो टू वे स्विच का एक इंटरमीडिएट स्विच बनेगा। यदि हम आपको ऐसा पूछे कि इंटरमीडिएट स्विच में कितने पॉइंट होते हैं तो कितना बताओगे आप? सिर्फ 4 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन आप जब जुगाड़ से बनाएंगे, दो टू वे स्विच को जुगाड़ से बनाएंगे तो कितने पॉइंट मिल जाएंगे? उसमें 6 मिलेंगे। क्लियर है सभी को? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। वो कैसे? देखो, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच, तो यहां पर 3 टू वे स्विच पहले से लगे हुए हैं। कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो यहां पर इसका आंसर होगा 2। मतलब कि 2 टू वे स्विच के द्वारा आप इस लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहां पर 3 लैंप को बोला है, 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो 3 अलग अलग स्थानों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? टू वे स्विच 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्या लिखा है? कंसील्ड वायरिंग। अच्छा, वायरिंग क्या होती है सबसे पहले तो ये जानेंगे हम, और कंसील्ड वायरिंग क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा होता है? क्या पीवीसी वायरिंग नहीं कर सकते उसकी जगह? कंसील्ड वायरिंग करना जरूरी है क्या? यदि आप कंसील्ड वायरिंग करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संभालने में आसान होगा, मतलब इजी टू मेंटेन, लेस वोल्टेज ड्रॉप मतलब कम वोल्टेज पाथ के लिए, और ऑप्शन सी दिया हुआ है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए अर्थात उच्च कुचालक प्रतिरोध के लिए। या ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर मतलब नमी से सुरक्षा के लिए। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो, कंसील्ड वायरिंग क्या होती है? कंसील्ड वायरिंग ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये जो वायरिंग है, वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ वायरिंग। सबसे पहले क्लीट वायरिंग, सेकंड है आपका बैटन वायरिंग, और कोई बताएगा? कंड्यूट वायरिंग, चौथा केसिंग केपिंग वायरिंग। ठीक है, तो ये जो केसिंग केपिंग वायरिंग होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पीवीसी केसिंग केपिंग और दूसरा वुडन केसिंग केपिंग। ये जो वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग है ये कॉस्टली होता है पहली बात तो, और इसमें खर्चे ज़्यादा आते हैं, इसीलिए पुराने समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। वर्तमान समय में इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो ये वुडन केसिंग केपिंग का अब वर्तमान में प्रचलन बंद हो चुका है। पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग का वर्तमान में प्रचलन ज़्यादा है। इसमें जो पीवीसी केसिंग केपिंग आपको मिलेगी तो पहले एक केसिंग लगी होंगी, उसके ऊपर केपिंग की जाती है, तो ये पीवीसी केसिंग केपिंग कहलाती है। क्लीट वायरिंग में आप देखेंगे तो पुराने समय में लकड़ियों के गिट्टी के ऊपर यहाँ पर ऐसे क्लीट से वायर को कस दिया जाता था, तो वो क्लीट वायरिंग हो जाएगी। बैटन वायरिंग
तो पुरानी जो वायरिंग आपको मिलेगी बैटन वायरिंग भी एक लकड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसी नाली बनाई जाती थी और नाली के ऊपर यहाँ पर न्यूट्रल और फेस के तार को क्लीट से कस दिया जाता था और उसके ऊपर फिर उसकी कैपिंग चढ़ा दी जाती थी। तो यहाँ पर कंड्यूट वायरिंग जो है, ये कंड्यूट वायरिंग वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। कंड्यूट वायरिंग प्रचलन में कैसा है, यही कंड्यूट जो वायरिंग है इसी में कंसील्ड वायरिंग इसी के अंतर्गत आता है। चलिए देखेंगे ये जो कंसील्ड वायरिंग होता है ये इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज मिलेगी आपको, इंडस्ट्रीज मतलब कि उद्योगों में जितनी भी मोटर आपको मिलेगी वहाँ पर आपको 3 फेज सिस्टम मिलेगा और 3 फेज वायरिंग के साथ साथ में जब 3 फेज वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको जैसे बड़े बड़े उद्योग हो गए वहाँ पर जब मोटरें यूज़ की जाती है तो उनके साथ में कंसील्ड वायरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कंसील्ड वायरिंग में जैसे कि आपको पता चला होगा, जैसे कि कोई केमिकल फैक्ट्री है और केमिकल फैक्ट्री में पीवीसी का यूज़ करेंगे आप, वो पाइप खराब होने के पूरे चांसेस रहेंगे। लेकिन यदि आप कंसील्ड वायरिंग कर देते हैं तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जहरीली गैस निकलती, क्या उसके रिएक्शन के कारण पाइप खराब हो सकता है या आग लगने से कभी खराब हो सकता है। तो बड़े बड़े जो केबल होते हैं 3 फेज के, सिंगल फेज के जो केबल यूज़ किए जाते हैं तो इसमें आप अक्सर देखोगे कि ये जो 3 फेज सिस्टम के लिए जो आपकी मोटरें यूज़ की जाएगी, इन मोटरों को कनेक्शन के लिए कंसील्ड वायरिंग सबसे ज़्यादा करते हैं, केबलिंग के लिए कंसील्ड वायरिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं केबल डैमेज हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में हम कंसील्ड वायरिंग का उपयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन में इजी टू मेंटेन कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। मेंटेन, इजी मेंटेन करने के लिए नहीं, इजी मेंटेन करने के लिए कंसील्ड वायरिंग नहीं है। सेकंड दिया हुआ है लेस वोल्टेज ड्रॉप। भाई वोल्टेज ड्रॉप की तो बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो आपको प्रॉपर सप्लाई ही नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में तो कंसील्ड वायरिंग जो कर रहे हैं आप, तो उसका काम यहाँ पर है ही नहीं है। उसके बाद है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, उच्च कुचालक प्रतिरोध के लिए, ये थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर जो कंसील्ड वायरिंग करेंगे, वायरिंग करते समय जिस आप पाइप का यूज़ करेंगे वो ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए कि वो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो हाई मिलेगा ही आपको, उसका जो उसकी जो सतह है वो सतह आपको हार्ड मिलना चाहिए, जल्दी खराब नहीं होना चाहिए, ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन ये भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मिलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। तो जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसील्ड वायरिंग की जाती है। और ये जो कंसील्ड वायरिंग का पाइप होता है, इसी पाइप को अर्थ भी किया जाता है, याद रखिएगा, इसी कंसील्ड वायरिंग के जो पाइप को अर्थ भी किया जाता है। तो ये जो कंसील्ड वायरिंग होता है इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो प्लास्टिक के मोटे मोटे पाइप, या तो फिर लोहे के पाइप, या तो फिर आयरन के पाइप, या तो फिर जीआई पाइप, इनका उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है यहाँ पर। तो कंसील्ड वायरिंग का उपयोग सबसे ज़्यादा जहाँ पर नमी वाला क्षेत्र होगा, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, लेबोरेटरीज हो गई, ठीक है, रसायन फैक्ट्रीज हो गई, लेदर फैक्ट्री हो गया, ठीक है, ऐसी जगह पर नमी वाले स्थान में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं हम, कंसील्ड वायरिंग का उपयोग किया जाता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, अर्थात कि नमी से सुरक्षा के लिए, केबल को नमी से सुरक्षा देने के लिए हम कौन सी वायरिंग करते हैं, कंसील्ड वायरिंग करते हैं। इसका सही आंसर ये होगा डी। क्लियर है स्टूडेंट सभी को। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, नमी से सुरक्षा देने के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है, इसी क्वेश्चन को पलट सकता है वो। तो क्वेश्चन देखो जो आंसर है वही क्वेश्चन बन जाएगा। देखो नमी से सुरक्षा के लिए, केबल को नमी से सुरक्षा के लिए या तार को नमी से सुरक्षा के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंसील्ड वायरिंग। और कंसील्ड वायरिंग में जब आप तार यूज़ करेंगे या केबल यूज़ करेंगे तो लगभग 2 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर या फिर लो रेटिंग वाले जो केबल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, मतलब इस डायग्राम का आपको नाम बताना है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम का नाम बताना है। डायग्राम में दिख रहा है आपको एक लैंप दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम, मतलब इस आरेख में ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, लैंप है। यहां से आपने क्या दिए, न्यूट्रल, यहां से आपने क्या दिए, फेस, ठीक है। यहां पर 3 पॉइंट बना हुआ है, यहां पर भी 3 पॉइंट बना हुआ है, तो ये कौन सा स्विच हो जाएगा, 2 वे स्विच, ठीक है। और ये भी कौन सा स्विच हो जाएगा, 2 वे स्विच। अब यहां पर ये 1 और ये 2, दो 2 वे स्विच हो गया। अब ये जो वायरिंग का डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वायरिंग का डायग्राम आपको कहीं ना कहीं सीडी वायरिंग के टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, सीडी वायरिंग, जिसे आप स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं, स्टेयरकेस। अब ये जो वायरिंग का जो डायग्राम है यहां पर देखने मिल रहा होगा, सेम कनेक्शन दिख रहा है आपको। अब ये न्यूट्रल और फेस आपने दे दिए, ये लैंप है, यहां से न्यूट्रल जाएगा इसका एक, और ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो ये एक पॉइंट इसका न्यूट्रल का हो जाएगा और इधर से सप्लाई जाएगा तो फेस का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सीडी वायरिंग होती है, जिसे जीना वायरिंग बोलते हैं आप, उसका कनेक्शन सेम आपको इसी के जैसे मिलेगा। यहां से आपने न्यूट्रल दिया, यहां से आपने फेस दिया। याद रखिएगा कभी भी स्विच को फेस से ऑपरेट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन है। मानकर चलिए यहां पर आपने एक स्विच को लगा दिया, ठीक है, और यहां पर यदि आपने न्यूट्रल दे दिया और यहां पर आपने क्या दिया, फेस, तो फेस का तार यदि नहीं कटेगा तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, फेस ही मिलेगा। तो ये लैंप में यहां पर फेस मिलेगा। और बाय द वे आप धोखे से जब इस पर काम करेंगे, मेंटेनेंस का काम हो या लैंप चेंज करने का काम हो या वायरिंग का काम हो, यदि आप ऐसा करते हैं और आपके फेस का तार का कटा नहीं है, तो यहाँ पर आपको शॉक लगने की पूर्णतः संभावना होगी। इसीलिए कभी कभी क्या होता है आपका, ये जो स्विच बोर्ड दिख रहा है, स्विच बोर्ड में कभी कभी आपको सप्लाई मिलेगा, स्विच को बंद करने के बाद भी सप्लाई उसमें दिखता है। रीजन वही है, आपने जो न्यूट्रल में आपने क्या किया, फेस को, ये जो स्विच है इस स्विच को आपने क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, और फेस को आपने काटा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, फेस का तार स्विच में जोड़ना है, ज्वाइंट मारना है, और यहाँ पर क्या देंगे आप, न्यूट्रल देंगे। ऐसा करना पड़ेगा आपको। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्थात मेरे बताने का रीज़न यही है कि आपको हमेशा ये जो स्विच है, स्विच को फेस के श्रेणी में या फेस के सीरीज में ही लगाना है, ठीक है। अब ये व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, आरेख का नाम क्या है, चलिए, ये इंस्टॉलेशन प्लान है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कौन सा प्लान है, क्या ये इंस्टॉलेशन प्लान है, क्या ये लेआउट डायग्राम है, क्या ये वायरिंग डायग्राम है, या सर्किट डायग्राम है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 4 ऑप्शन बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही डायग्राम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, कोई बताएगा। ये इंस्टॉलेशन प्लान होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, लेआउट डायग्राम होगा क्या, वायरिंग डायग्राम हो सकता है क्या, सर्किट डायग्राम हो सकता है। तो ये क्या लगाना है हमको, सर्किट डायग्राम लगाना है। ये पूरा सर्किट डायग्राम है, इसे हम ऐसा CKT अर्थात कि सर्किट डायग्राम इस टाइप से बताएंगे और इस टाइप से लिखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये इसे कहेंगे हम सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम और लेआउट डायग्राम में अंतर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेआउट डायग्राम आपको अलग मिलेगा, सर्किट डायग्राम आपको अलग मिलेगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, 2 स्विच लगे हुए हैं, 2 वे स्विच। तो ये 2 वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, ये जो सर्किट डायग्राम है ये कौन सी वायरिंग का डायग्राम है, तो सीडी वायरिंग का डायग्राम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये जो सर्किट डायग्राम है कौन सा डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। मतलब इस आरेख को पहचानिए, ये भी पूछ सकता है। तो 3 यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 55, चलो 54 देखते हैं। व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, मतलब HRC फ्यूज की उसकी फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में पूछा गया है। तो HRC फ्यूज हेतु इस फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो देखिए HRC फ्यूज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अब देखिए ये जो HRC फ्यूज है, HRC फ्यूज और HRC कार्ट्रिज फ्यूज, ये दोनों फ्यूज में अंतर है। आपको कार्ट्रिज फ्यूज का जो डायग्राम मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा और यहाँ पर एक होल मिलेगा, एक डायग्राम मिलेगा और ये इस टाइप से ये आपका कार्ट्रिज फ्यूज मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा फ्यूज हो जाएगा, कार्ट्रिज फ्यूज। यहाँ पर एक कागज मिलेगा, जैसे ही ये फ्यूज खराब होता है तो ये कागज का जो पर्दा है ये फट जाता है और काला हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो HRC कार्ट्रिज फ्यूज है ये खराब हो गया है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, ये ट्रेनों में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ट्रेन में। तो ट्रेन की जो बोगी होती है वहां सप्लाई के लिए इसी HRC कार्ट्रिज फ्यूज का यूज किया जाता है। सेकेंड, HRC फ्यूज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको मिलेगा टीवी, रेडियो, ठीक है। ये जो टीवी, रेडियो और VCR वगैरह जिसमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपको मिलेगा HRC फ्यूज। देखो HRC फ्यूज की खासियत ये होती है कि ये इसका जो इन्वेलूप मिलेगा आपको इस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से इन्वेलूप मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपको इस टाइप से इसका एक होल पात्र मिलेगा इस टाइप से। ये जो भाग है ये भाग आपको पीतल या स्टील का मिलेगा, ठीक है। उसी स्टील की कैप होती है इसमें, दोनों साइड स्टील की कैप, और अंदर आपको मिलेगा एक बारीक सा महीन तार, और ये जो तार होगा ये सिल्वर का होता है। किसका होता है, सिल्वर का बना हुआ तार होता है, क्लियर है। तो देखिए HRC कार्ट्रिज फ्यूज मैंने आपको बता दिया कहां पर यूज किया जाता है, ट्रेनों में यूज किया जाता है। ये जो HRC फ्यूज जो है ये सिल्वर का बना होता है, और छोटे मोटे आपको पैनल बोर्ड जो होंगे, छोटे मोटे पैनल बोर्ड वहां पर उपयोग करके मिलेगा आपको। टीवी में मिलेगा, पावर सप्लाई जहां पर होता है, मिक्सी मशीन मिलेगा, रेडियो में मिलेगा, ठीक है। और ऐसे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वहां पर आपको यही HRC फ्यूज मिलेगा। इसका जो एनवेलप होता है, बाहर का जो भाग होता है वो कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का। सबसे ज्यादा आपको जब आप पैनल बोर्ड को खोलेंगे वर्कशॉप में, तो पैनल बोर्ड में आपको ऐसा गोल गोल कलर के, ब्लैक कलर के ऐसे 3 पॉइंट मिलेंगे पैनल बोर्ड में। जब आप उसे खोलेंगे तो उसके अंदर आपको HRC फ्यूज मिलेगा, क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो देखो नॉर्मल जो रिवायरेबल फ्यूज होता है उसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.11। नॉर्मल जो रिवायरेबल फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.11। समझ में आ रहा है सभी को। लेकिन यहां पर 4 ऑप्शन दिया है। HRC फ्यूज के फ्यूजिंग फैक्टर की बात की जा रही है। फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि कितने टेम्परेचर पर, कितनी करंट फ्लो होने पर यह गल जाएगा, मतलब कि दोनों ये जो वायर है अंदर का सिल्वर वायर वो ब्रेक हो जाएगा, ये पूछा गया यहाँ पर। तो HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो यहाँ पर ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया ये रिवायरेबल फ्यूज का है। तो क्या HRC फ्यूज का भी फ्यूजिंग फैक्टर उतना ही होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, चलिए ये देखेंगे। तो यहाँ पर HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होगा वो भी 1.11 ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ बुकों में 1.4 दिया हुआ है। चाहे रिवायरेबल फ्यूज का हो, चाहे HRC फ्यूज का हो, चाहे HRC कार्ट्रिज फ्यूज का हो, सभी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर आपको कितना मिलेगा, 1.11 ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.11। कुछ बुकों में 1.4 दिया हुआ है तो आप इसको ध्यान देंगे 1.11 ही होगा फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है, क्लियर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC, अर्थात कि ऐसा कौन सा रिले है, किस प्रकार के रिले को हम AC और DC दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए यहां पर रिले सर्किट की बात की जा रही है और ये रिले क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। चलिए रिले क्या है? रिले एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप सर्किट को सेंस करके उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो रिले एक सेंसिंग डिवाइस होता है, यह फॉल्ट को सेंस करता है, मतलब जो फॉल्ट सर्किट में हो रहा है उसे सेंस करेगा और सेंस करने के बाद सर्किट ब्रेकर को आदेश देगा। तो इसका जो परम मित्र होता है रिले का वो होता है सर्किट ब्रेकर। ध्यान दीजिएगा, परम मित्र कौन होगा? सर्किट ब्रेकर। रिले एक ऐसी युक्ति है जो फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करना मतलब खोजना और सेंसिंग करना मतलब सेंस करना, महसूस करना और उसके बाद सर्किट को ब्रेक कर देना। तो रिले का संबंध सर्किट ब्रेकर से होता है जिसे परिपथ वियोजक कहा जाता है। तो किसी भी सर्किट में जब फॉल्ट होगा, जैसे इस वायर में फॉल्ट हो जाए तो सबसे पहले जब आप उस सर्किट में रिले को लगाएंगे तो फॉल्ट के समय में देखिए, जब सर्किट में फॉल्ट होगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। क्या होगा? करंट का मान बढ़ जाएगा। किसी भी सर्किट में फॉल्ट होगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये जो रिले है, आपने रिले मानकर चलिए 16 एम्पीयर के लिए आपने एक रिले को लगा दिया। मानकर चलिए आपने एक MCB को लगा दिया। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर एक रिले लगा हुआ है। मानकर चलिए आपने 16 एम्पीयर के लिए आपने एक रिले को लगा दिया। उसकी रेटिंग कितनी है? 16 एम्पीयर है। जब सर्किट में 16 एम्पीयर से ज़्यादा यदि धारा प्रवाहित होने लगे तो यहाँ पर रिले में ध्यान देंगे ऐसी मैग्नेटिक कॉइल होती है। रिले में क्या होती है? मैग्नेटिक कॉइल होती है। ध्यान दीजिएगा, 16 एम्पीयर के समय में जब इस सर्किट में धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका चुंबकीय क्षेत्र इतने एरिया में। देखो इसका एरिया कितना है? इतना है चुंबकीय क्षेत्र का। इधर नहीं है, इधर इसका एरिया नहीं है चुंबकीय क्षेत्र का। इसका जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही इसका चुंबकीय क्षेत्र का एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया है। लेकिन ये इसमें जैसे ही आप लोड बढ़ेगा तो 16 एम्पीयर से अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब धारा अधिक प्रवाहित होगी तो इसमें 16 एम्पीयर से अधिक ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये ऐसा बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो इसके पास जो हैंडल है या सेंसिंग एलिमेंट ये सेंस कर लेगा कि सर्किट में अधिक धारा प्रवाहित हो रही है। तो MCB भी ऐसे ही काम करता है। तो MCB में एक रिले सर्किट है और दूसरा है सर्किट ब्रेकर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। MCB में क्या करता है रिले, यदि आवश्यकता से अधिक, उसकी रेटिंग से अधिक जब धारा प्रवाहित होती है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अधिक होने के कारण यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग प्लंजर होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा तो उस ट्रिपिंग प्लंजर को अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। जब खींच लेगा तो सर्किट को यहाँ पर ब्रेक कर देगा, मतलब कि धारा अवरुद्ध हो जाएगा, धारा प्रवाह होगी नहीं, जिसके कारण आपका जो MCB है वो ऑपरेट हो जाता है। और नहीं तो उससे जो धारा प्रवाहित होना चाहिए उसकी लिमिट जितनी है उतने यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित हो जाएगा तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। और ट्रिप होने का रीजन यही है, उसमें एक रिले सर्किट लगा हुआ है और दूसरा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं MCB। क्या कहते हैं? MCB। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर रिले तो समझ में आ गया हमें। रिले क्या है? फॉल्ट को सेंस करने वाली एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में होने वाले करंट के मान में उतार और चढ़ाव, मतलब करंट के मान में कमी और बढ़ोतरी को सेंस करता है। तो जब करंट के मान में अधिकता होती है, बढ़ोतरी होती है,
तब उसे सेंस करके सर्किट को क्या कर देता है, ये ट्रिप कर देता है। अब ये जो रिले है, ये रिले जब आप पावर लाइन में जाएंगे, मतलब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, तो पावर लाइन का मतलब ये होता है बड़ी बड़ी लाइन जो 33 kV, 11 kV, 33 kV, 66 kV, ठीक है, 132 kV, ये जो इतने kV की जो लाइनें हैं इनमें भी रिले सर्किट लगा रहता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बारिश के समय में देखना बिजली अपने आप गोल हो जाती है, थोड़ी सी बिजली कड़की लाइट गोल, ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बिजली गिरती है तो वहाँ के आसपास का जो टावर होता है, देखेंगे आपने 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV में आपको मिलेगा, बड़े बड़े टावर मिलेंगे। तो ये जो बड़े बड़े टावर जो लगे होते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला जो तार होता है वो अर्थ का तार होता है। और जब लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग में देखो पहले से इस RYB 3 फेज के तार में पावर सर्कुलेट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और अलग से जो आकाशीय बिजली आगे गिर जाए उसके ऊपर तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो वोल्टेज का जो मान है, सर्ज का मान बढ़ जाता है। इसकी वजह से सर्किट में उधर जो रिले लगा हुआ है, रिले में करंट का मान बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो रिले में जब करंट का मान बढ़ जाएगा तो वो जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले यूज करते हैं उसमें, जिसे विभेदी बोलते हैं, विभेदी रिले या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले जो होता है, 1 से 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 1 से 10 किलोमीटर, 1 से 100 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस में लगाया जाता है। तो जैसे 1 से 10 किलोमीटर के बीच में यदि फॉल्ट हुआ तो जो डिफरेंशियल जो रिले है, ठीक है, वो रिले क्या करेगा, सेंस कर लेता है और सेंस करके सर्किट को ट्रिप कर देता है। तो ये रिले लगा कहाँ होता है? ये रिले मिलेगा आपको सब स्टेशन में, 132 kV के सब स्टेशन में, 66 के सब स्टेशन में, ऐसे सब स्टेशन में रिले लगे होते हैं। वो रिले सेंस करता है और ऑटोमेटिक सर्किट को ट्रिप कर देता है। समझ में आ रहा है सभी को? अब ये जो रिले है, यहाँ पर ऐसे रिले की बात की जा रही है जो AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है। तो ऐसा कोई रिले है क्या जिसे AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फैराडे का रिले, मतलब फैराड रिले। सेकेंड ऑप्शन दिया है थर्मल रिले, उष्मीय रिले जिसे कहेंगे। फोर्थ दिया हुआ है इम्पल्स रिले, जिसे आवेग रिले कहा जाता है। और फोर्थ दिया हुआ है ड्राई रीड रिले, मतलब ड्राई रीड रिले। ये 4 प्रकार के रिले दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे सही आंसर इसका क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो फैराडे जो रिले है, फैराड रिले, ठीक है, तो फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा, फैराडे का इंडक्शन पढ़े हैं आपने। तो इंडक्शन टाइप रिले इसमें यूज किया जाता है, अर्थात कि ये जो मैग्नेटिक कॉइल होती है, इस मैग्नेटिक कॉइल में जब धारा अधिक प्रवाहित होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मान भी बड़ा हो जाता है। और जब उसके पास में यदि कोई आयरन पीस या लोहे के टुकड़े को रखा जाए तो वो उस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो फैराड रिले होता है, इसमें इंडक्शन की क्रिया के कारण वो ऑपरेट होता है, ठीक है। सेकेंड मैंने बताया आपको थर्मल रिले। ये जो थर्मल रिले होता है ये टेम्परेचर को सेंस करता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जो कॉइल है या सर्किट, जिस सर्किट में इसको कनेक्ट किया जाएगा, वहां पर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे कि फॉल्ट के समय में कंडक्टर में जब अधिक धारा प्रवाहित होती है तो कंडक्टर भी गर्म हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को ये सेंस कर लेता है और सेंस करने के बाद सर्किट को ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर टाइमर भी सेट किया जाता है, एक टाइमर लगा रहता है। टाइमर का काम यह है कि यदि आपने जितने टाइम के लिए 0.4 सेकेंड के लिए आपने उसको सेट कर दिए तो 0.4 सेकेंड में ही वो क्या करेगा, ऑपरेट हो जाएगा। तो इसमें होता है रिले में, एक होता है TSM और दूसरा होता है PSM। आगे पढ़ेंगे हम कि TSM और PSM क्या होता है। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर होता है और एक होता है पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो इसमें टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर भी होता है जब आप रिले पढ़ेंगे तो। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन इम्पल्स रिले। ये जो इम्पल्स रिले होता है, यही रिले AC और DC दोनों में उपयोग किया जाता है।
किसमें? इम्पल्स रिले एसी और डीसी दोनों में उपयोग किया जाता है। तो ये एक ऐसा रिले होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है ये एसी और डीसी दोनों में उपयोग आप इसे कर सकते हैं। ड्राई रीड रिले, ये इसका उपयोग एसी और डीसी दोनों में यूज नहीं किया जाता। बाकी जो फेराड रिले है ये एसी में, थर्मल रिले एसी में। अब ये जो सर्किट है रिले को कंट्रोल करने के लिए अलग से आप देखेंगे किसी भी सर्किट में इसका कॉन्टेक्ट किया जाता है तो इसको अलग से सप्लाई दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए यदि मैनुअली ऑपरेट करना है तो अलग से ही केबल का कनेक्शन आपको डीसी चार्जर रूम में मिलेगा, वहां से इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। तभी देखना आप जितने भी आपको कंट्रोल रूम मिलेंगे वहां पर साइड में एक बैटरी चार्जर रूम भी मिलेगा। तो जितने भी केबल होते हैं जो डीसी से ऑपरेट होते हैं, ठीक है, मतलब कि यार्ड में जितने भी सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर, आइसोलेटर, बस फीडर वगैरह, इसका बस कपलर वगैरह को चेंज करना है तो वहां जाके अब अपने हाथ से ऐसा चेंज नहीं करोगे आप। इधर से बटन दबाए बस कपलर चेंज हो जाएगा, इधर से बटन दबाए आइसोलेटर चेंज हो जाएगा, इधर से बटन दबाए, ठीक है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा। ये ऐसा किस लिए होता है? सीधे ये सिस्टम जो मिलेगा आपको ये ऑटोमेटिकली सिस्टम मिलेगा और ये कंट्रोल रूम इसलिए बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी रिले मिलेंगे आपको ये सब कंट्रोल रूम में लगे हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी जो लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन के बीच में लगा दिए, ऐसा नहीं किया जाता। अब ये जो रिले है ये काम कैसे करता है? देखो, इनकमिंग आपकी जो लाइन है, इनकमिंग लाइन में मानकर चलिए इनकमिंग लाइन में 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? अब यहां से ये इनकमिंग लाइन है, यहां पर पहुंचना है इसको, और यहां पर 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस लाइन में। यहां पर कहीं फॉल्ट हो जाए तो फॉल्ट का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, ये फॉल्ट का सिंबल है। अब यहां पर जैसे ही फॉल्ट होगा तो इसमें जब फॉल्ट होगा तो इसमें लाइन फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, और एक होता है ट्रिपल LG फॉल्ट, मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ऐसे 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ोगे जब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो। अब यहाँ सर्किट में फॉल्ट हो गया, अब ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। फॉल्ट की कंडीशन में हमने आपको बताया करंट का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब मानकर चलिए यहाँ पर 11 एम्पियर, अब फॉल्ट हुआ तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 11 से ज़्यादा एम्पियर मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में एक तो 11 एम्पियर और इधर हो गया 12 एम्पियर, मतलब कितने एम्पियर का अंतर हो गया भाई? 1 एम्पियर का अंतर हो गया ना। यही 1 एम्पियर के अंतर को क्या कर लेगा? वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पर तो हमने हमारे सर्किट में स्टार्टिंग में 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, फॉल्ट हुआ तो यहाँ पर ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगी। अब यहाँ पर क्या हो गया? इंटॉलरेंस हो गया ना भाई। अब यहाँ पर दोनों के मान में अंतर होने लगा, तो ये जो रिले यहाँ पर लगा होगा ये रिले सेंस कर लेगा, और जब सेंस कर लेगा तो सर्किट ब्रेकर को आदेश दे देगा। अब ये फॉल्ट किस वजह से होते हैं? कई सारे प्रकार के वजह हो सकते हैं। आकाशीय बिजली गिर सकती है, या टावर का जो तार है उसका कहीं ग्राउंड से संपर्क हो सकता है, इसकी वजह से फॉल्ट हो सकता है, या और कोई दूसरा कारण हो सकता है। तो यही फॉल्ट को डिटेक्ट करता है आपका रिले। रिले सर्किट को ट्रिप कर देता है और बता देता है कि फलाने से फलाने जगह के बीच में फॉल्ट हुआ है। फिर जितने भी टेक्नीशियन होते हैं वो जाते हैं, इतने से इतने किलोमीटर के डिस्टेंस में जो लाइन है उस लाइन को चेक करते हैं और वो फॉल्ट को सुधार लेते हैं, फिर लाइन को चालू कर दिया जाता है। तो इस टाइप से काम किया जाता है। तो ये जो मेन है, अलग अलग रिले जो है वो ट्रांसफार्मर में भी लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यार्ड के ट्रांसफार्मर में बाकी जो सिंपल जो रिले लगा होता है, बकोल्स रिले, वो ट्रांसफार्मर के अंदर लगा होता है, और वो भी बड़े ट्रांसफार्मर में, हाई रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में लगा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अर्थात कि विद्युत उपकरणों में
प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। अब देखिए ये आपको देखने में कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, अर्थात कि आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से आपको 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। अब यही 3 पॉइंट को आपको पता करना है कि ये लाइन कौन सी है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है 2 पिन प्लग है, सेकेंड पॉइंट 3 पिन प्लग है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक अर्थात कि आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, या ऑप्शन डी दिया हुआ है बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक मतलब फ्लैट कनेक्टर विथ साइड एंट्री। अब ये आपको कहां पर देखने मिलेगा, कंप्यूटर के पीसी के पीछे एक लीड लगी होगी, कंप्यूटर के पीछे पीसी के पीछे एक लीड लगी होगी जहां से बोर्ड से पावर सप्लाई आ रहा है, तो वहां पर आपको इसी टाइप का मिलेगा सेम। तो ये तो पता चल गया कि हमें ये क्या है भाई, प्लग है, ये क्या है प्लग है, प्लग की आकृति का है ना। तो यहां पर प्लग समझ में आ रहा है, लेकिन ये किस टाइप का प्लग है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है भाई, कौन सा नाम है ये, 2 पिन है या 3 पिन होगा ये, तो क्या होगा ये 3 पिन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 पिन प्लग है ये। और ये सबसे ज्यादा आपको मॉनिटर, ठीक है, पीसी, इसके पीछे आपको अक्सर देखने में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरीज सिंबल। अच्छा, ये सिंबल क्या है, यहां पर 2 टाइप का ऐसा एरो सिंबल दिया हुआ है। यदि इसका सिंबल आप पहचानते हैं तो बताइए, कोई भी एक स्टूडेंट। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी सिंबल, अर्थात कि सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। अब ये यहाँ पर इस टाइप से पॉइंट दिया हुआ है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो इस टाइप से 2 पॉइंट बना हुआ है, बीच में एक गोल शेप बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पुश बेल स्विच, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 2 वे स्विच, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है 1 वे स्विच 2 पोल्स, 1 वे स्विच में 2 पोल दिया हुआ है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, अर्थात कि बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा। ये तो जरूर है, यहां पर 2 पोल दिया हुआ है, 2 ध्रुव जिसे बोलेंगे, ये 1 और ये 2, इतना तो समझ में आ रहा है हमें। अब यहां पर बेल पुश स्विच या पुश बेल स्विच, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड दिया है 2 वे स्विच, क्या 2 वे स्विच हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 2 वे स्विच होता तो इस टाइप से पॉइंट देता, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, या फिर इस टाइप से पॉइंट देता, ठीक है, और इस टाइप से पॉइंट देता है। लेकिन यहां पर दिया है इस टाइप से 2 पोल दिया हुआ है यहां पर, तो 1 वे स्विच 2 पोल्स, तो क्या ये 1 वे स्विच है, 2 पोल दिया हुआ है, या फिर मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, क्या आंसर आएगा इसका, 1 वे स्विच 2 पोल या फिर मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, 1 वे स्विच 2 पोल। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि यहां पर ये जो है इसमें ऑप्शन डी आएगा मल्टी पोजिशन स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच 1 पोल, अर्थात कि सिंगल पोल। ये सिंगल पोल दिया हुआ है, इसे कहेंगे सिंगल पोल। इसका जो पोजीशन है आप इसको चेंज कर सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, अर्थात कि इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको इधर भी और इसको उधर भी घुमा सकते हैं। तो जो मल्टी पोजीशन वाले स्विच आपको कहाँ मिलेंगे, ध्यान दीजिए, चेंज ओवर देखिए, चेंज ओवर चेंज ओवर चेंज ओवर आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पर जनरेटर से कमरे की बिजली जलाई जाती है, या तो फिर जनरेटर से
जनरेटर से और मेन जो पोल से सप्लाई जो आया है, दोनों के लिए। एक तो बिजली से जो खंबे की बिजली आ रही है आपके लिए ITI के लिए, ठीक है, और दूसरा जनरेटर की बिजली उसी सप्लाई में जाएगी, तो बीच में एक चेंज ओवर लगा दिया जाता है। ध्यान दीजिए कैसा होगा, ये चेंज ओवर है, यहां पर जब 3 फेज सप्लाई आएगा तो ये आपका मेन स्विच बोर्ड है, ठीक है। इसी मेन स्विच बोर्ड का सप्लाई यहां पर आगे जाएगा और यहीं पर एक सप्लाई और आके मिल जाएगा जनरेटर का, ठीक है। देखो चेंज ओवर का काम ऐसा है कि जैसे ही आपकी इधर से बिजली कट हुई तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज ओवर को ऊपर कर देंगे, तो आपका सप्लाई कहां से चालू हो जाएगा, जनरेटर से। क्लियर है, आप जनरेटर ऑन कर देंगे, जनरेटर से आपका सप्लाई चालू हो जाएगा। जैसे ही बिजली आएगी तो ये जो चेंज ओवर है इसको क्या करेंगे, तब तक ये बंद रहेगा यहाँ से। अब हमें पता चल गया कि बिजली आ गई, तो फिर ये चेंज ओवर को क्या कर देंगे, हम नीचे कर देंगे, और नीचे कर देंगे तो इधर जनरेटर से सप्लाई क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, और इधर से जो पोल से सप्लाई आ रहा है, ये पोल से सप्लाई उधर चला जाएगा। तो इसमें कितने हुए, मानकर चलिए कोई एक है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट तो क्या हुआ, सिंगल पोल हुआ कि नहीं, लेकिन स्थिति क्या हो गई, मल्टी पोजीशन हो गई, 2 से अधिक। तो यही सिचुएशन उसमें भी होता है, इसीलिए इस सामग्री का जो प्रतीक का जो चिन्ह है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी सिंबल, तो ये हो जाएगा मल्टी पोजीशन सिंगल, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, या सिंगल पोल मल्टी पोजीशन स्विच, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग, अर्थात कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। चलिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पिछले बार एग्जाम में आया था ये, पिछले बार के क्वेश्चन पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉर्ड, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला, और ये कोड मतलब कि लचीले तारों का क्या उद्देश्य बोला है, मतलब कि घरेलू वायरिंग में, घरेलू तारों में या घरेलू वायरिंग में लचीले तारों का क्या उद्देश्य होता है, जिसे वर्तमान समय में जब शॉप में खरीदने जाएंगे तो आपको कहा जाएगा ऑटो वायर। जो दुकान वाले होते हैं ये ऑटो वायर के नाम से इसे जानते हैं। आप बोलोगे कि फलाना फलाना तार चाहिए तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे इसके 4 ऑप्शन में, तो दूसरा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंसील्ड वायरिंग, संयोजित वायरिंग, सेकंड दिया है परमानेंट कनेक्शन अर्थात कि स्थायी संयोजन के लिए, या ऑप्शन सी दिया हुआ है रन केबल थ्रू होल इन सीलिंग अर्थात सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस अर्थात कि ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन करने के लिए। तो जो फ्लेक्सिबल वायर होता है जिसे आप फ्लेक्सिबल वायर बोलते हैं, ये फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग तो नॉर्मली घरों में जो है 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर और 2.5 mm स्क्वायर, तो ये 1 और 1.5 mm स्क्वायर का जो तार होता है ये लाइट एंड फैन लोड के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें इसकी रेटिंग होती है 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए एक सब सर्किट में, और 10 पॉइंट्स होना चाहिए। कितने पॉइंट होना चाहिए? 10 पॉइंट। इट मीन्स 1 mm स्क्वायर और 1.5 mm स्क्वायर का जो तार यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा लाइट लोड के लिए किया जाता है, मतलब कि हल्का लोड जिसका लोड ज़्यादा नहीं है, अर्थात 800 वाट से कम वाला, 1000 वाट से कम वाला। लेकिन 2 और 2.5 mm स्क्वायर का जो आपको केबल मिलेगा, ये जो केबल है फ्लेक्सिबल केबल होगा, और ये जो केबल है ये 3000 वाट के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी? 3000 वाट के लिए। तो ये यूज़ किया जाता है पावर लोड के लिए, और पावर लोड में मैक्सिमम कितने पॉइंट होना चाहिए? 2
पॉइंट होना चाहिए। एक पॉइंट कितना मिलेगा आपको 1500 वाट का, दूसरा पॉइंट 1500 वाट का, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3000 वाट का। तो ये जो 2.0 mm स्क्वायर का जो आपका केबल होगा और 2.5 mm स्क्वायर का जो केबल होगा, वर्तमान समय में पीवीसी केबल ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये इसका जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप से मिलेगा। अब ये बोला गया है घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। तो फ्लेक्सिबल वायर का क्या उद्देश्य होता है, हम क्यों इसका उपयोग करते हैं, कोई बताएगा। तो यहाँ पर घरेलू तारों में लचीले तारों का क्या उद्देश्य होता है, अर्थात कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबल कोड इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो घरेलू वायरिंग में, डोमेस्टिक वायरिंग में हम कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंस करने के लिए, अर्थात कि ट्रांसपोर्टेबल उपकरण के कनेक्शन करने के लिए, एक से अधिक जगह पर कनेक्शन करने के लिए हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल कोड वाले केबल का यूज़ करते हैं, जिसको आप किधर भी किसी भी एंगल से उसे मोड़ सकते हैं। जैसे ये जो केबल दिख रहा है आपको, ये केबल को किसी भी एंगल पर मोड़ा जा सकता है। इनमें खरोच, हल्की खरोच या प्रॉब्लम नहीं आती, छोटा मोटा खरोच आया तो ये सहन कर लेते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन करने के लिए, अर्थात कि एक से अधिक केबल का, यदि आप एक से अधिक उपकरणों का कनेक्शन करना है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेबल का जो केबल का मतलब होता है कि ऐसे उपकरण जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान आप उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या अस्थायी वायरिंग कर सकते हैं, उसके लिए फ्लेक्सिबल केबल का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये इसके क्वेश्चन हो गए 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबोव 100 एम्पियर करेंट रेटिंग, अर्थात कि 100 एम्पियर की करेंट रेटिंग पर, हम 100 एम्पियर की करंट रेटिंग पर ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है हम उसका उपयोग करेंगे। तो किसी को पता है, 4 ऑप्शन देखेंगे तो उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं अक्सर। अब वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो रिलायबिलिटी हो गई है, विश्वसनीयता जिसकी अच्छी है, वो है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए अब इसमें 4 ऑप्शन में देखेंगे तो 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थात हमें ऐसे 100 एम्पियर तक की धारा रेटिंग के लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग करना है 100 एम्पियर की धारा के लिए। तो क्या 100 एम्पियर की धारा को कंट्रोल करने के लिए या फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसे ELCB कहा जाता है, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और MCB को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन सी दिया हुआ है MCCB अर्थात मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, MCB, ELCB, MCCB, और लास्ट में जो 4 ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन RCCB अर्थात कि रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर। रेसिड्यूल का मतलब होता है अपशिष्ट या अवशेष, अपशिष्ट या अवशेष, बचा हुआ जो करंट है। तो रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर, ये 4 प्रकार के सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। इनमें से जो ELCB जो है, ये अर्थ फॉल्ट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अर्थ फॉल्ट अर्थात कि यदि अर्थ फॉल्ट हो जाए या किसी उपकरण के बॉडी में करंट आ जाए, इस सिचुएशन के लिए यदि आपने सर्किट में ELCB को लगाया है तो आपको शॉक नहीं लगेगा। मानकर चलिए ये एक लोहे का फ्रेम है, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये लोहे का फ्रेम है, और इसकी लोहे की बॉडी के ऊपर यदि मानकर चलिए लीकेज करंट फ्लो हो रही है और हमने उसे टच कर दिया। अब हमने उसे टच कर दिया तो यहाँ से जो बॉडी है वो अर्थ किसके माध्यम से होगी, मेरे बॉडी के माध्यम से होगी। इसके कारण अब देखो अर्थ लीकेज हो रहा है, तो ये पता किसको चल जाएगा, ELCB को पता जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को। और इधर से
प्रोटेक्शन देने के लिए उधर ELCB ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा। मतलब ELCB का कहना यह होता है कि अर्थ कहीं से भी लीकेज हो वो मेरे सर्किट के अंदर से होना चाहिए, दूसरे की आदमी की या किसी भी ह्यूमन बॉडी से या किसी अदर वायर से नहीं होना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है, तो उसे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उससे आदमी को। तो ये इसका काम है ELCB का। रेसिड्यूल का काम है कि यदि अवशेष जो करंट बच जाता है, यदि इस सिचुएशन में करंट का मान जब बचा रहता है या करंट की रेटिंग ज़्यादा हो और वहाँ पर करंट पूरा ग्राउंड न होती हुए करंट का मान थोड़ा बहुत उस सर्किट में या कंडक्टर में बच जाए, तो उस सिचुएशन में ये RCCB काम करता है। उसके बाद है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब 100 एम्पियर की धारा रेटिंग के ऊपर में इसका उपयोग करेंगे आप। 100 रेटिंग के ऊपर वाला, 100 एम्पियर के ऊपर वाले के लिए किस सर्किट ब्रेकर का आप उपयोग करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 100 एम्पियर की धारा की बात की जा रही है और जो MCB जो होता है, MCB, ये MCB आपको मिलेगा 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर और इसके ऊपर भी मिलता है क्या? इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी बनता है, लेकिन 100 एम्पियर के ऊपर वाला अभी तक MCB हमने देखा नहीं है। 100 एम्पियर के ऊपर वाला हमने अभी तक देखा नहीं है। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ELCB इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ELCB में अर्थ लीकेज के कारण जो करंट फ्लो होती है सर्किट में, उसके लिए ELCB का उपयोग किया जाता है। MCB आपको मिलेगा तो 100 एम्पियर, आपको 64, 16, 32, 64 एम्पियर तक का मिलेगा। 100 के कम से कम मिलेगा आपको। ELCB ये भी कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो होता है, इसका उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर वाले में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज जो मटेरियल होता है, पहले तो उसके बारे में जानेंगे कि फ्यूज होता क्या है, क्योंकि फ्यूज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और वर्तमान समय में अब फ्यूज का उपयोग कम किया जाने लगा है, उसकी जगह MCB का उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीन कोटिंग, अर्थात कि टीन का कोटिंग क्यों किया जाता है, टीन की लेयर परत क्यों चढ़ाई जाती है, उसके बारे में पूछा गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीन कोटेड ऑन कॉपर फ्यूज वायर? तो जो कॉपर का जो फ्यूज वायर होता है, कॉपर फ्यूज वायर, इसके ऊपर टीन की कोटिंग होती है। तांबे के फ्यूज तार पर टीन की कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्यों टीन की कोटिंग की जाती है? अंदर का जो मटेरियल है वो कॉपर का है, लेकिन कोटिंग किसकी कर रहे हैं हम? टीन की। तो उसमें कलर कैसा बनता है? सिल्वर टाइप का कलर बनता है। कैसा बनता है? सिल्वर टाइप का कलर। कुछ में आपको कॉपर के ऊपर का भी जो कलर मिलेगा वैसे ही मिलेगा। चलिए देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, अर्थात कि उच्च तापमान सहन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी दिया है इंक्रीज द फ्यूजिंग फैक्टर, अर्थात कि फ्यूजिंग फैक्टर के मान को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी दिया है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, मतलब कि जब आप किसी फ्यूज के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें देखेंगे आप कि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जिसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। तो क्या ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए टीन की कोटिंग की जाती है? ऑप्शन डी दिया हुआ है इंक्रीजेस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अर्थात कि यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए की जाती है।
तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो फ्यूज क्या होता है। चलिए, फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सुरक्षात्मक युक्ति है और इसका सिंबल एग्जाम में पूछा गया था, इस टाइप से आता है। ठीक है, फ्यूज का सिंबल। दूसरा एक और सिंबल है इस टाइप से, इस टाइप से ऐसा कुछ दिया रहता है। ठीक है, लेकिन ये सिंबल बिल्कुल सही है। अब ये जो फ्यूज है, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? रिवायरेबल फ्यूज, सेकेंड HRC फ्यूज, थर्ड HRC कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, अब ये जो रिवायरेबल फ्यूज है, इसे ही, इसमें कम रेटिंग वाला जो फ्यूज होता है उसे कहते हैं किटकैट फ्यूज। क्या कहते हैं? किटकैट फ्यूज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिवायरेबल फ्यूज है, रिवायरेबल फ्यूज की संरचना आप देखेंगे अंदर से तो आपको इस टाइप से मिलेगा, और यहाँ पर आपको इस टाइप से, यहाँ पर चीनी मिट्टी का बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर एक नट होता है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर इस टाइप से होता है, और फ्यूज के तार को ऐसा तिरछा बांधा जाता है। कैसा बांधते हैं? ऐसा तिरछा बांधा जाता है, और यहाँ से वायर को बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों बांधा जाता है फ्यूज के वायर को तिरछा? उसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, जब यहाँ पर इस फ्यूज के तार में धारा प्रवाहित होती है तो अत्यधिक उच्च धारा प्रवाहित होने पर इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ये 1.11 होता है। अब यहाँ पर यदि इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, ये जो तार है, ये यही तार होता है टीन की कोटिंग की हुई, टीन की कोटिंग की हुई होता है। यही तार की बात की जा रही है। ये तांबे के फ्यूज के तार पर टीन की कोटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर उच्च तापमान सहन करने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि करंट का मान बढ़ेगा तो तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भाई लोड बढ़ेगा, RL बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा, और जब करंट का मान बढ़ेगा तो कंडक्टर में टेम्परेचर का मान भी बढ़ेगा। यदि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं है तो और ज़्यादा हीट होगा, और ज़्यादा हीट होने के बाद उसका जो PVC है वो ब्रेक होने लगेगा, पिघलने लगेगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये डिपेंड किसके कारण कर रहा है? करंट के रेटिंग बढ़ने के कारण। अब यहाँ पर भी कोई भी जो रिवायरेबल फ्यूज है वो कब मेल्ट होता है? जब करंट का मान बढ़ जाता है। यदि करंट का मान बढ़ जाए तो ये जो इसमें तार लगा हुआ है जिसे आप फ्यूज तार कहते हैं, यही फ्यूज तार मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये किसकी वजह से मेल्ट होता है? करंट के मान बढ़ने के कारण। यदि करंट का मान बढ़ जाएगा तो ये फ्यूज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, अब यही चीज बोला गया है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज द फ्यूजिंग फैक्टर। क्या फ्यूजिंग फैक्टर को बढ़ाने के लिए टीन की कोटिंग की जाती है? तो भाई फ्यूजिंग फैक्टर का मान तो 1.11 पहले से ही स्थायी है, उसके मान को बढ़ाना और घटाना है क्या हमें? नहीं बनाना है। तो रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.11 होता है, उसके आगे हमको बढ़ाना ही नहीं है। तो ये आंसर भी गलत हो जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन दिया है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, अर्थात जब आप इसमें करंट प्रवाहित होगी इस फ्यूज में तो यहाँ पर इस तार का ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण होगा। तो जलने के समय की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो क्या तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किया जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण हो सकता है। इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक शक्ति में वृद्धि के लिए। तो इसमें ऑक्सीडेशन अर्थात कि फ्यूज के तार की टीन की कोटिंग करने के लिए, टीन की कोटिंग करने के लिए क्या ऑक्सीकरण को रोकने के लिए यूज किया जाता है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इन दोनों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। तो तार के ऑक्सीकरण को, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब ये ऑक्सीडेशन को क्यों रोका जाता है ध्यान दीजिए।
जब करंट का मान बढ़ता है एकाएक, और करंट का मान बढ़ने पर क्या होता है, ये जो आपका फ्यूज तार है, ये फ्यूज तार यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑक्सीकरण किसके कारण होता है, स्पार्क के कारण होता है। ध्यान दीजिए, स्पार्किंग क्यों होगी उसके पीछे रीजन है, करंट का मान जब बढ़ेगा, और करंट का मान जब बढ़ेगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, जब इसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी तो ये इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर है 1.11 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये लूज हो गया। लूज मतलब कि बाकी तार पूरे मोटे हैं और यहाँ बीचों बीच में तार क्या है, पतला है। तो ये जो बीच का जो तार है ये महीन है, पतला है, इसके कारण इसमें अधिक धारा प्रवाहित नहीं होगी और ये जो फ्यूज है ये गल जाएगा, क्योंकि उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना है 1.11, और ये जो वायर है, तार है, केबल है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर अधिक है। तो सबसे पहले जिसका फ्यूजिंग फैक्टर कम होगा वो पहले गलेगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन होती है। तो यही ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि जब इसमें आग लगेगी, आग लगने के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए सहायक क्या है, ऑक्सीजन है। यही फ्यूज को जलाने के लिए भी कौन सहायक है, ऑक्सीजन ही सहायक, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो उसको जलाने के लिए सहायक कौन होगा, ऑक्सीजन ही होगा। तो ये फ्यूजिंग, यदि ये फ्यूज जलेगा नहीं या गलेगा नहीं तो फिर इस सर्किट में करंट कंटिन्यू प्रवाहित होती रहेगी और जिस काम के लिए हमने इस फ्यूज को यहाँ पर कनेक्ट किया है वो काम नहीं आएगा। इसीलिए तांबे के फ्यूज तार पर टीन की कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है, तांबे के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, तांबे के तार का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, ऑक्सीकरण रोकने के लिए ही हम यहाँ पर टीन की कोटिंग की करते हैं। अब ये जो फ्यूज तार होता है ये किसका बना होता है, ध्यान दीजिए, फ्यूज तार जो बना होता है वो टीन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, टीन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके फ्यूज तार को बनाया जाता है। अलग अलग अनुपात में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जो जनरल घरों में हम यूज़ करते हैं तो ये वाला जो टीन और सीसा का बना हुआ फ्यूज तार हम यूज़ नहीं करते। एक बारीक सा कॉपर के तार को बांध देते हैं और उसी से काम चलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हल्का सा लोड बढ़ने पर यदि 4 सीलिंग फैन आपने ऑन कर दिए और घर की पूरी लाइट ऑन कर दिए तो ये फ्यूज उड़ जाता है हल्का सा लोड बढ़ने पर। और आपने यदि एक्चुअल में जिसका फ्यूज बांधना चाहिए आपको, टीन और सीसा का बना हुआ फ्यूज तार अलग ही आता है, मार्केट्स में खरीदोगे शॉप में तो अलग ही फ्यूज तार मिलेगा आपको। और ये इसका जो कलर मिलेगा आपको, ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, वाइट कलर टाइप का, सिल्वर कलर टाइप का मिलेगा आपको। टीन और सीसा का कोटिंग जो मिक्स मिलेगा जो आपको, तो इसका यूज़ बहुत कम करते हैं वर्तमान में। यही जो कॉपर का वायर होता है नॉर्मल उसी का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये करना चाहिए क्योंकि आप एक टेक्नीशियन हैं, आप इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं, तो आपको ये वाला मार्केट से खरीद के यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसका प्रचलन जो है, रीवायरेबल जो फ्यूज़ है इसका प्रचलन बंद हो चुका है वर्तमान में। इसकी जगह हम एमसीबी का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा विश्वसनीय होता है। यदि धोखे से शॉक लग जाए तो ऑटोमेटिक सर्किट को ट्रिप कर देता है, या ओवरलोड हो जाए तो सर्किट को ट्रिप कर देता है, या इधर आप शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट को ट्रिप कर देता है। मतलब इसकी जो विश्वसनीयता है हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा एमसीबी का, इसीलिए एमसीबी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिवायरेबल फ्यूज़ का यूज़ नहीं करते। किटकैट फ्यूज़ का भी बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि एमसीबी सबसे अच्छी क्वालिटी का अब आने लगा है। तो ये अलग अलग करंट रेटिंग में उपलब्ध है, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, और उसके आगे भी इसका जो है रेटिंग आपको मिलेगा। और वर्तमान समय में एमसीबी का ज़्यादा उपयोग होने लगा है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे के फ्यूज तार पर टीन की कोटिंग करने का उद्देश्य यही होता है कि आप उसके ऑक्सीकरण को रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे या आप आंसर इसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61,
व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप, अर्थात कि 4 कुचलित चालकों के समूह का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, और आया भी हुआ है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला है पेयर अर्थात जोड़ा, दूसरा है क्रोड अर्थात की कोर, तीसरा है क्वाड मतलब कि जिसमें 4 होते हैं केवल, और फोर्थ होता है लेयर अर्थात कि 4 इसमें परत हो। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझिए। व्हाट इज द नेम ऑफ 4 इंसुलेटेड, मतलब कि 4 जो होगा वो कुचालक परत होगा। 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप मतलब 4 कुचलित या कुचालक या अचालक चालकों के समूह का नाम क्या होगा। तो ये इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। क्या हो सकता है इसका आंसर, कोई बताएगा? कोर होगा, जोड़ा होगा, तब पेयर होगा, या कोर होगा, या क्वाड होगा, या लेयर होगा? सही आंसर, सही आंसर बताएंगे आप। ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन निम्मी ऐप के क्वेश्चन है या भारत स्किल ऐप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।